गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर नंबर 7 है, जो कि गिफ्ट के बारे में प्रोविज़न देता है, वही हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। उसके दो सेक्शन और बाकी रह गए हैं, 128 और 129। तो आज वही दो सेक्शन हम देखेंगे और इस अध्याय की आज मैं समाप्ति कर दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ लें और 1 2 3 बार रीडिंग भी दे देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद लास्ट जो चैप्टर आपका बचता है वो है चैप्टर नंबर 8, जो कि बात करता है एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफ़र के बारे में। और इसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो मैं आपको बता ही दूंगी अगले वीडियो में। लेकिन आज वाले दो सेक्शन को हम पहले देख लेते हैं। 128 क्या कहता है? तो 128 बात करता है यूनिवर्सल डोनी की। यूनिवर्सल डोनी मतलब सर्वस्व अदाता। सबसे पहले हम सर्वस्व का मीनिंग जानते हैं। सर्वस्व मतलब हर एक चीज़, हर कोई चीज़ जो किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। और अदाता यानी कि जो संपत्ति का अंतरण लेता है। ट्रांसफरी जिसको हम कहते हैं, डोनी यानी जिसके पास में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके आ रही है, वही हो गया अदाता। तो यहाँ पर जब अदाता किसी संपत्ति का अंतरण ग्रहण करता है, जब कोई डोनी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करता है, तो उस प्रॉपर्टी के साथ में जो जो चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे वो डेप्थ जो कि ड्यू है, ड्यू डेप्थ भी हो सकते हैं, यानी कुछ लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है जो उस संपत्ति पर जुड़ा हुआ है पहले से। भार भी हो सकता है, कोई बाध्यता का बोझ भी हो सकता है। वो साथ साथ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के उस व्यक्ति को चली जाएगी जिसके पास में संपत्ति अंतरण होके जा रही है। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो कहता है कि आपको 127 के प्रोविज़न 128 में फॉलो करने हैं। 127 आपको साफ साफ बता रहा है, जो कि मैंने कल ही वो वीडियो डाला है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके चेक करें और अपने बैरक के साथ उसको समझ के सुन लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट का है। आप अगर कहीं पर काम करते वक्त भी सुन लेंगे तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सुन के देखिएगा फिर बताइएगा। तो यहाँ पर 128 कहता है कि आपको 127 के प्रोसीजर फॉलो करने हैं। 127 में कहा गया है कि भाई अगर आपके पास में कोई संपत्ति का अंतरण आ रहा है और अगर वो सिंगल ट्रांसफ़र है यानी एकल अंतरण है, तो उस संपत्ति पर जो भी चीज़ होगी, बाध्यता का बोझ होगी। अगर मान लेते हैं आपके पास दो संपत्ति आ रही है, दो चीज़ें आ रही है और एक संपत्ति से आपको नुकसान है और एक संपत्ति से आपको फ़ायदा है, तो नुकसान वाली चीज़ों को इग्नोर कर दें और सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ों को ग्रहण कर लें। ऐसा वहाँ पे करने की मनाही की गई है। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी फॉलो करने बोल रहा है कि जब आपके पास में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके आती है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो भी आपके पास में ट्रांसफ़र होके चली आएगी। आप वहाँ ये नहीं बोल सकते हम ये संपत्ति नहीं लेंगे, हम वो चीज़ नहीं ले सकते, जो मेरे लिए हेल्पफुल है हम वही चीज़ लेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आपने लॉ में एक बात सुनी होगी कि जो भी इंसान संपत्ति को हासिल करता है या किसी हक को हासिल करता है, तो जिम्मेदारी का बोझ भी उसी व्यक्ति पर चढ़ता है। अगर नहीं सुनी होगी तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर सुनेंगे। और ये बहुत ही कोई फेमस कोट है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस चीज़ को बोल रही हूँ। ये मतलब काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में कोट किया है इस बात को। तो 128 यही कहता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके आपके पास आ रही है, आपके मतलब डोनी के पास में आ रही है, तो डोनी के पास में जो प्रॉपर्टी आ रही है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कुछ है, चाहे वो आप डेप्थ समझ लें, ड्यू डेप्थ, लायबिलिटी समझ लें, वो भी आपके पास आ जाएगी। तो यही हो गया सर्वस्व अदाता। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको, मुझे लगता है मैंने नहीं बताया, मैंने सब बता दिया है इससे रिलेटेड। और 129 में है आसन्न मरण दान और मोहम्मडन विधि की व्यावृत्ति। सबसे पहले तो आसन्न मरण दान के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। आसन्न मरण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है। मृत्युशैया का मतलब है कि जब उसे ये एहसास है कि वो मरने वाला है, उसका आखिरी वक्त चल रहा है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मरने के पहले ये ना पता चले कि अब वो मरने वाला है। जब आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, हालांकि अभी मुझे से गुजरने का मौका नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रही होती अभी, सॉरी इट्स अ जोक। तो आसन्न मरण दान मतलब जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, वो मरने वाला है,
और इस समय पर ये सोचने के बाद अगर वो किसी संपत्ति का अंतरण करता है, तो जब वो इस समय पर अंतरण कर रहा है तो इसी को कहेंगे आसन्न मरण दान, कि मरने की सिचुएशन, मरने वाले हालात, डेथ वाले हालात उसके हो रहे हैं और उस समय वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बारे में बात करता है, तो यही है आसन्न मरण दान। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको आसन्न मरण दान के बारे में कोई प्रोसीजर नहीं बताता है, क्योंकि आसन्न मरण दान आप एक तरीके से समझ लीजिए ये आपका विल और वसीयत में काउंट होता है ना, कि जब कोई व्यक्ति मरता है और मरने के बाद अपनी संपत्ति किसी को देता है तो ये आपका वसीयत हो गया। और वसीयत के बारे में तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर दो जीवित व्यक्तियों के बीच में अंतरण की बात की गई है। इट्स अ इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र। आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो आप सुनिए, दिमाग में डालिए इस चीज़ को। यहाँ पर सिर्फ इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र की बात की गई है और किसी चीज़ की भी नहीं। और जिस तरीके के ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सिर्फ उन्हीं के बारे में ही आपको यहाँ समझना है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। आप बाकी सब के लिए प्रोसीजर आपको अलग अलग मिलेंगे, हर चीज़ के लिए एक्ट बना हुआ है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आसन्न मरण दान, आसन्न यानी जब कोई व्यक्ति मर रहा है और उस सिचुएशन में वो अपनी संपत्ति को दान में दे रहा है, तो इसके बारे में कोई प्रोसीजर नहीं है, इसके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात नहीं करता। और मोहम्मदन विधि की व्यावृत्ति का यहाँ मतलब है कि मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों के लिए बना है, हमारा एक पेपर भी है मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ में हिबा का एक प्रोसीजर अलग से दिया है। हिबा मतलब दान ही होता है। तो जब गिफ्ट के बारे में प्रोसीजर वहाँ पर हिबा के तौर पे बता दिया गया है, तो उन लोगों को यानी मुसलमानों के लिए जो भी दान वाले मामले में जो भी प्रोसीजर फॉलो होंगे वो हिबा के प्रोसीजर फॉलो होंगे। वहाँ पर उन्हें उससे काउंट किया जाएगा, उनसे उनको देखा जाएगा, उनके मामले जो है मुस्लिम लॉ से देखे जाएंगे। तो मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर हिबा के प्रोसीजर है मुस्लिम लॉ में, इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो दान है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। मुस्लिम लॉ में अलग से प्रोसीजर है हिबा का, इसलिए मुस्लिम लॉ पर यहाँ जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दान के प्रोसीजर हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दोनों सेक्शन में बस इतनी ही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि मुझे आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, मैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए अगर आपको नहीं आया होगा, क्योंकि बात समझना बहुत ज़रूरी है भाई। लॉ की लैंग्वेज उतनी आसान नहीं है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने कई बार पहले वीडियो में ये बात आपको बताई है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा भारी लगता था और जिसको सबसे ज़्यादा समझने में मुझे टाइम लगा। और टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि जब आपके पास में कोई टीचर नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, आप कोई फॉलो नहीं करते हैं किसी कोचिंग को। आज तो बहुत सारे आपको यूट्यूब में भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो आपको समझा सकती हैं आराम से। लेकिन उस समय जब मैंने तैयारी शुरू की थी और मेरे वक्त की बात है, तब उस समय पे इतने मतलब हमें नहीं मिली थी फैसिलिटीज़, तो थोड़ा समझने में वक्त लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ असंभव है, दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप सारे काम हैं जो कि आप संभव बना सकते हैं, बस आप में लगन होनी चाहिए, करने की इच्छा। अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो वो होगा। करना मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप पहले से ही मान लेंगे कि नहीं ये चीज़ संभव नहीं है, तो वो चीज़ फिर कभी नहीं होगी। वो चीज़ आपके पास से अगर आती भी होगी तो चली जाएगी। तो हार कभी नहीं मानना है किसी चीज़ को लेकर के, और किसी चीज़ को वक्त के सहारे त्यागना नहीं है। आपको हमेशा काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, एफर्ट्स लगाते रहना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आप बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आ जाए तो, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक करने से अच्छा लगता है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। वैकेंसीज़ अब आप बहुत दूर नहीं है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।